नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं डी कोड आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 21 फरवरी और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही क्रूशियल होने वाला है दोस्तों। और हर रोज की तरह आज की क्लास में भी आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको आपके प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो ऐड हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2022 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आने वाला है यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा की। अब हम सबको ये जरूर पता चल चुका होगा अब तक, या पिछले 4 साल या 5 साल का अगर हम पेपर एनालिसिस करें तो हमें पता ये चल चुका होगा दोस्तों कि करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा पकड़ बनाई जा रही है, करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो सोर्सेस तो हम सबको पता है कि कोई लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं और कुछ लोग जो है उसके साथ साथ सप्लीमेंट करते हैं विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की मैगजीन, या आप इनसाइट्स का करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ले सकते हैं। ये सब काफी अच्छे और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से आपको करंट अफेयर्स की काफी डिटेल नॉलेज मिल जाती है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आज बात करेंगे 15 ऐसे टॉपिक्स की जो करंट अफेयर्स इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, पॉलिटी के करंट अफेयर्स है दोस्तों। अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक, मैं इस सारे टॉपिक्स को 15 के 15 टॉपिक को मैं विजन के पीडीएफ फाइल को आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसमें बारीकी से समझाऊं, और दूसरा ये होता है कि मैं पहले आपको इन टॉपिक से वाकिफ करा दूं कि ये है क्या, ये टॉपिक्स किस बारे में है। एक ब्रीफ आइडिया अगर आपको लग जाए कि हाँ ये टॉपिक इस चीज से रिलेटेड है, ये फला टॉपिक इस चीज से रिलेटेड है, तो अगर आपके पास वो बैकग्राउंड होगी दोस्तों तो आप लोग उस चीज को जब पीडीएफ में देखेंगे तो ये आपकी क्लैरिटी को बढ़ा देगी। तो मेरे हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये 15 टॉपिक की बैकग्राउंड को समझेंगे, इसके कोड को समझेंगे, और उसके बाद हम लोग इन्हीं 15 टॉपिक को नेक्स्ट हमारे वीडियोस में डायरेक्टली पीडीएफ फाइल में ओपन करके आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके पढ़ाया जाएगा। तो फटाफट शुरू करते हैं उन मेजर 15 करंट अफेयर्स के पॉलिटिकल इश्यूज को। तो दोस्तों पहली जो इशू है वो है बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज दिसंबर में, ये 2021 का जो दिसंबर गया, लास्ट दिसंबर, इसमें ये इशू उठी थी। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करते वक्त हमारे लॉ मिनिस्टर ने इसके ऊपर एक भाषण दिया था, एक स्पीच दिया था। और बहुत बहुत ही रेलेवेंट ये है कि हमें यहां पे सिर्फ एक चीज समझना है दोस्तों कि किस तरीके से राइट्स और ड्यूटीज, राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, इंडिविजुअल ड्यूटीज टुवर्ड्स अदर्स, ये दोनों को हम किस तरह से बैलेंस कराएं। क्योंकि अगर हमने राइट्स और ड्यूटीज को बैलेंस करा लिया तो कंट्री में ग्रोथ और डेवलपमेंट होना बहुत लाजमी है। अदरवाइज क्या होगा, हम कभी ना कभी किसी ना किसी के राइट्स के अंदर एनक्रोच कर देंगे और इससे समाज में खियास बन जाएगा। तो अगर हमें लिमिटेड वे में अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना समझ आ गया और हम इससे खुश रहना सीख गए, तो फिर राइट्स और ड्यूटीज भी हमारी कुछ होंगे। वी विल यूज आवर राइट्स रेस्पॉन्सिबली। ये कह सकते हैं कि हम लोग अपने राइट्स को बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे में उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे जो है पूरे समाज में कियोस जो है वो कभी नहीं होगी, समाज में स्टेबिलिटी रहेगी दोस्तों। तो इसी चीज को डिटेल में बताया गया है। हमने यहां पे सिर्फ समझना है राइट्स और ड्यूटीज की कोरिलेशन क्या है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो इशू है दोस्तों वो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। देखिए ग्लोबल गवर्नेंस क्या है, हमें ये पहली चीज समझनी है। दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि ग्लोबल गवर्नेंस से रिलेटेड ये पहली बार ऐसी डिस्कशन हो रही है, पहली बार ऐसे समिट हो रही है। तीसरी चीज हमें ये समझनी है कि इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है, इसको अमेरिका ऑर्गेनाइज करा रहा है, क्यों करा रहा है, ये इसके पीछे कुछ ग्लोबल रिस्क हैं, कुछ ग्लोबल इश्यूज हैं, इसको ग्लोबली ही हैंडल किया जा सकता है। अब इस ग्लोबल समिट में हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या बोला, यह भी बहुत रेलेवेंट बन जाता है। और यहां पर हम यह भी समझेंगे कि ग्लोबल गवर्नेंस के मेन पिलर्स कौन कौन से हैं। से फॉर एग्जांपल एक पिलर मैं आपको बता देता हूं, डेमोक्रेसी। दूसरी पिलर मैं आपको बताता हूं, रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तीसरा पिलर मैं आपको बताता हूं, एंड करप्शन। तो ये जो तीन चीजें हैं दोस्तों, ये अगर हम इसको निचोड़ करें, अगर समराइज वे में करें, तो हमें समझ में आ जाएगा कि जितने सारे ग्लोबल इश्यूज हैं उनको इन प्रिंसिपल्स के ताक पे अगर हम लोग जज करने लगे या एनालाइज करने लगे या सोल्यूशन ढूंढने लगे बेस्ड ऑन दीज कोर प्रिंसिपल्स, तो हो सकता है रिजल्ट और अच्छा हो। जैसे इकोनॉमिक रिस्क हैं ग्लोबली, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक चीज हो गई, ठीक है। जैसे मान लीजिए ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है किसी ना किसी कंट्री, क्योंकि आजकल बहुत ही इंटरलिंक्ड है। एक कंट्री में भी अगर स्लो डाउन होता है तो उसका रिएक्शन हमें दूसरे कंट्रीज में दिखता है, और ये चीज हम लोग बहुत अच्छी तरह से 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस में देख चुके हैं। इसके अलावा देखिए जैसे सोशल कुछ इश्यूज है, वाटर, सैनिटाइजेशन, इन सब चीजों से भी बहुत सारे इश्यूज निकल के आते हैं और ये सब ग्लोबल इश्यूज हैं। जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्लाइमेट, सब ग्लोबल इश्यूज हैं। वी नीड टू हैव अ ग्लोबल कोऑपरेशन, और वो ग्लोबल कोऑपरेशन अगर हम करें तो इन इश्यूज को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उन सब चीजों को डील करते वक्त हमारे जो जो पिलर्स होंगे, दैट शुड बी द सॉल्यूशंस जो होंगे, दैट शुड बी बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक सॉल्यूशंस। इट शुड बी बेस्ड ऑन वी शुड कंसीडर ह्यूमन राइट्स व्हाइल क्रिएटिंग सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स। हमें किसी भी तरीके की करप्शन या किसी भी तरीके का धांधलीबाजी, इसको अलाउ नहीं करना है। हमें अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी है, एंड अकाउंटेबिलिटी इज एक्चुअली रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। तो इन सब चीजों को यहां पे समझना है।
नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या होती है? ये एक्चुअली में 1921 में बनी थी, तो इसका 100 साल पूरे हो गए हैं 2021 में, तो उसी चीज़ की सेलिब्रेशन की जा रही है। हमें ये भी पढ़ना है कि इसका मेन फंक्शन क्या है, और हमें ये भी पढ़ना है कि इसका और कैग का, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है कैग, इनका क्या रिलेशन है। तो ये स्क्रूटिनी करती है, ये ऑडिट रिपोर्ट्स देखती है, ये कैग की रिपोर्ट्स देखती है, बेसिकली सरकार के एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब बही खाता ये रखती है। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें ये भी समझना होगा कि किस तरीके से पैक, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, किस तरीके से इसके मेंबर्स होते हैं, किस तरीके से कंपोजिशन है, और सबसे अहम बात ये किस तरीके से ये भारत के डेमोक्रेसी को जिंदा रखती है, भारत की सरकार को अपने पब्लिक के साथ अकाउंटेबल रखती है। तो ये बहुत ही रेलेवेंट चीज हो सकती है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या इलेक्शन लॉज में कुछ अमेंडमेंट हो रही है। ये क्या है? देखिए, हम सबको पता है कि हर दिन जो है, हर बार के इलेक्शन में ऐसे न्यूज आती रहती है कि बोगस वोटिंग हो गया है, यहाँ पे गलत तरीके से वोटिंग हो रही है, रिगिंग हो रही है, ये हो रहा है। मतलब डेमोक्रेसी के नाम पे छल और कपट हो रहा है, और नाम दे रहे हैं उस छल कपट का इलेक्टोरल प्रोसेस। एक छोटा सा उदाहरण, हमारे घर में जो कुक आती हैं, हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ वेस्ट बंगाल में, और उनके मुंह से हम अगले दिन जुबानी सुनते हैं कि उनसे उनका वोटर राइट जो कार्ड, जो पर्ची आती है, वो छीन ली गई म्यूनिसिपल इलेक्शन में दोस्तों। और छीनने के बाद उनसे ये कहा गया कि आप लोग घर जाइए, आपका वोट जो है हो गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर क्रिएट करके बनता है दोस्तों। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? इस चीज को यहां पे समझा, इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए रादर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्शन लॉ में अमेंडमेंट लाई जा रही है। जो चीज है दोस्तों, वो है एंटी कन्वर्जन लॉ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम हमारा देश को मानते हैं कि वो सेक्युलर है, अगर हम मानते हैं हमारे देश में यूनिटी की जरूरत है, फ्रेटर्निटी की जरूरत है, ब्रदरहुड की जरूरत है, इंटीग्रेशन की जरूरत है, तो हमें जात, धर्म, इन सब पे अब डिफरेंशिएशन करना जरूरी है, लेकिन डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए दोस्तों। बहुत सालों से हम ये जात और धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन देखते आए हैं। हमें एक दूसरे की डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करना चाहिए, हमें एक दूसरे की डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसको देखकर सीखना चाहिए कि वाह कितनी वैरायटी है, कितने वेरियस वेज हैं टू सेलिब्रेट। इन चीजों को हमें परखना बहुत जरूरी है, जो चीज हम लोग नहीं कर पाते। अक्सर जो हम डिफरेंसेस और डिस्क्रिमिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पे यह है कि कन्वर्जन जो है उसमें इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन, खास करके हम लोग यहां पे इंटर रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं। इंटर रिलीजन मैरिज में हम किसी एक धर्म को कन्वर्ट करने पे मजबूर कर देते ताकि हम शादी कर सके। तो क्या ये शादी जैसी पाक चीज को इस तरीके की कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए? क्या ये कन्वर्जन लॉज जो हैं, कन्वर्जन एक्चुअली एंटी कन्वर्जन लॉ है? अगर ये जबरदस्ती कन्वर्ट करा के शादी करने की बात है, यहां से हम लोग को एक्चुअली लव जिहाद तक, हम वो जो कॉन्सेप्ट है उस तक पहुंच सकते हैं। तो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। यहां पे हम लोग सिर्फ कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स की बात करेंगे जिन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉज लेकर के आए हैं। तो खास करके यहां पे जो इशू वो कर्नाटका का है, वही लेटेस्ट है। तो इसको हमें समझना है। हम लोग का मेन मुद्दा यहां पे ये होगा कि किस तरीके से एंटी कन्वर्जन लॉ इंडिया की इंटीग्रिटी, यूनिटी और सेक्युलरिज्म को जिंदा रखता है। ये चीज हमें समझनी है। सो एंटी कन्वर्जन लॉ इज एक्चुअली ऑपोजिट टू व्हाट लव जिहाद इज। आई होप ये आपको काफी क्लियर हो रहा है ये चीजें। नेक्स्ट जो है वो है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये कोई एक स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि हाँ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट ओनली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आज अगर हम कहते हैं कि कोर्ट जो है हमें सही समय पे जो है जजमेंट नहीं दे पाता है, पुरानी कहावतों को हम यूज करते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जरा सोचिए दोस्तों, एक जुडिशियरी का जो सेटअप है, उस सेटअप के अंदर ना ही प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे भी बहुत सारे कोर्ट्स हैं जहां पे लेडीज टॉयलेट नहीं है। तो मेरा यहां पे कहने का मतलब ये कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा जुडिशियरी का, तो आप उससे प्रोडक्टिविटी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज प्रोडक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज एक्चुअली कोरिलेटेड। हमें चाहिए कि हम जो है जुडिशियरी में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। इससे क्या होगा, जुडिशियरी या जुडिशियल सिस्टम विल बी मोर एक्सेसिबल। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई भी नागरिक जो जुडिशियल सिस्टम से एक्सेसिबल हो सके, तो हमें डिजिटाइज करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के ऊपर हम यहां पे चर्चा करेंगे। सो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू जुडिशियल प्रोडक्टिविटी एंड इट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू, और इट विल इंपैक्ट द जुडिशियल एक्सेस, द सोशल जस्टिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये कुछ मेजर इश्यूज थे। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में रेस्ट ऑफ द इश्यूज को यहां पे इसी तरीके से एक ब्रीफ दे करके हम लोग डायरेक्टली पीडीएफ में आएंगे। अभी तक जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखा है अभी तक, और आपको लग रहा है कि कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा कि किस तरीके से हम करंट अफेयर्स को इंटरनलाइज करते हैं, ना कि सिर्फ रॉट लर्निंग करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।